तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ही उत्साह के साथ और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज के सेशन के लिए मैं औपचारिक रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। शंकर जी जुड़ गए हैं, है ना, अभी पंखा चलाए हैं। तो अपना आसन ग्रहण करें सभी लोग, और जो भी कागज कलम दवा जो भी रखे हैं उसके साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और जो प्रमोशन एग्जाम जिनके आने वाले दिनों में साथियों के एग्जाम, वो साथी जरा उन चीज़ों को रिवीजन करेंगे जो चीज़ें पिछले समय में उन्होंने पढ़ा है। तो अभी जो एग्ज़ाम के ट्रेंडिंग की बात करें तो आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई के गाइडलाइन जो साल भर के अंदर चेंज हुए हैं, जो मेजर यूनिवर्सल बैंकिंग में परिवर्तन हुआ है, और दूसरा बड़ा भाग होता है आपके इंटरनल सर्कुलर। तो अगर इस सिनारियो को आप देख लेंगे, जो आरबीआई के एक साल के सर्कुलर जो भी चेंजेस आए हैं, फिर जो यूनिवर्सल बैंकिंग जिससे कि आधारभूत बैंकिंग जो है वो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, उनमें से जुड़ा हुआ सैद्धांतिक क्वेश्चन, जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, केवाईसी हो गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, फिर आपके बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, जो बैंकिंग ड्यूटी एंड राइट्स हो गए, चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज़ हो गए, नॉमिनेशन हो गए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। ये जो है बेसिक है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स हैं, उनके बारे में। साथ ही साथ जो आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट स्कीम्स हैं, ये तमाम चीज़ें तो आने ही आने हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जानने की जवाबदारी आपकी है, इसीलिए प्रमोशन एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ जो अभी नया ट्रेंड आया है इंटरनल सर्कुलर से जुड़ा हुआ, जिसमें एचआर सर्कुलर को जो है बहुत उसको जो प्राथमिकता दी जाती है, एचआर रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड सर्कुलर, फिर आपके क्रेडिट रिलेटेड सर्कुलर, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, क्योंकि फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो रिटेल बैंकिंग के जो स्कीम्स हैं, और दूसरा जो भाग है आपका वो है बिजनेस फिगर। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए आज बातों ही बातों में कुछ सवाल आपसे जो है करंट बैंकिंग पे हम लेते हैं और जनरल बैंकिंग पे लेते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनसे जुड़े हुए सवाल लेते हैं, और बीच बीच में हम लोग चर्चा करते भी जाते हैं। सवाल आपके सामने रहेंगे, अगर आपको उसका उत्तर पता होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे, जैसे कि हमारे आरिफ खान जी चैट बॉक्स में नमस्कार कह रहे हैं, चंदन कुमार जी, संजय मीना जी सभी को नमस्ते कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से नमस्ते स्वीकार करिए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एज पर एजेंसी बैंक एग्रीमेंट बाय आरबीआई pays agency commission at rates determined by it. The rates applicable for per pension पेमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के कामकाज हैं उसको आरबीआई जो है बैंकों से कराती है, और जब आरबीआई बैंकों से कराती है तो उसके लिए कमीशन देती है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि जो आरबीआई एजेंसी कमीशन बैंकों को देती है, अगर पर पेंशन पेमेंट करते हैं तो उसमें पर ट्रांजैक्शन जो है पेंशन के, वहाँ पर कितना रुपए का कमीशन है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, और आपको सवाल देना है, सवाल का उत्तर देना है। आप इसमें पूछा गया है कि जो एजेंसी कमीशन कितना मिलता है। हम लोग बैंकिंग करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट बिजनेस के काम करते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक से हमको जो है ये आदेश मिलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए, और उस गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए हमको जो है क्या देते हैं, वो कमीशन देते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने, संजीव त्रिपाठी जी, आरिफ खान जी, सही जवाब दिया। जब पेंशन पेमेंट की बात आती है तो 75 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पर पेंशन जो है आपको कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन है वो एजेंसी कमीशन जो क्लेम करते हैं, आपके कोई नोडल ब्रांच होंगे जो गवर्नमेंट बिजनेस डील करते होंगे, वहाँ से वो रिटर्न के माध्यम से आरबीआई से इसको क्लेम किया जाता है और फिर आपके पीएनएल में जमा किया जाता है।
अब अगर अलग अलग इसमें जो एजेंसी कमीशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कोई रिसीट है, अगर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आप कोई अगर रिसीव कर रहे हैं, टैक्स रिसीव कर रहे हैं और फिजिकल मोड में है, तो उसमें जो कमीशन है 40 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कोई रिसीट है, रिसीट का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा हो और आरबीआई के माध्यम से वो एजेंसी कमीशन के जो टाइप ऑफ डिपॉजिट में आता हो, उसके लिए डिटेल वीडियो भी हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसी पे दिया हूँ कि कौन सा जो नेचर ऑफ काम जो है एजेंसी कमीशन आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इतना आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है कि अगर फिजिकल मोड में कोई रिसीट आती है तो आपका रिवाइज जो हुआ है 2019 में, इसका पर ट्रांजेक्शन है 40 रुपीज़। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे है, ई मोड पे है, तो पर ट्रांजेक्शन 9 रुपीज़। पेंशन पेमेंट के लिए 75 रुपीज़ और पेमेंट अदर देन पेंशन ₹100 रुपीज़ टर्न ओवर में 6.5 पैसे। कितना है? 6.5 पैसे ये 100 रुपीज़ का जो टर्न ओवर पे ये मिलता है। अगर इस स्क्रीन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो पेंशन का पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा किसका पूछा जाता है? पेंशन का। एक बार अगर साल भर के एग्जाम को देखा जाए तो एक बार पूछा गया 6.5 पैसे वाला अदर पेमेंट वाला, और 2-3 बार पूछा गया ये 40 रुपीज़ वाला फिजिकल ट्रांजेक्शन का। तो ज़्यादातर बार अगर देखा जाए तो वो 75 रुपीज़ पूछा गया ज़्यादातर बार। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है। सवाल पूछा गया है, इंसेंटिव ऑन एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 ओवर द काउंटर एट बैंक ब्रांचेस। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार हमारी बैंक की शाखाएं अपने काउंटर पे जो सॉइल नोट है उनको एक्सचेंज करते हैं। तो सॉइल नोट एक्सचेंज करने पर हमको इंसेंटिव मिलता है। सॉइल नोट कौन से नोट होते हैं? ऐसे नोट जो गंदे हों, चलन में पुराने हो गए हों और 2 से ज़्यादा टुकड़े में ना हो और उसका कोई मेजर पार्ट मिसिंग ना हो, ऐसे नोटों को हम क्या कहते हैं? सॉइल नोट कहते हैं। और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ऐसे नोटों को जो है ग्राहकों को देना नहीं है, उनको ऐसे नोटों को क्या करना है? रिजर्व बैंक में जमा करना है। तो ऐसे नोटों को जब एक्सचेंज करते हैं ओवर द काउंटर, तो उसमें जो है कमीशन कमीशन दिया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, और वो कमीशन दिया जाता है कितना? जी हाँ, हमारे विशाल गुप्ता जी बढ़िया लिख रहे हैं। ये कमीशन दिया जाता है ₹2 पर पैकेट। कितना? ₹2 पर पैकेट। ये किसकी बात हो रही है? सॉइल नोट अप टू रुपीज डिनोमिनेशन 50 रुपए तक के डिनोमिनेशन की बात हो रही है सॉइल नोट में। अब बात करते हैं कि अगर म्यूटिलेटेड नोट की बात हो, म्यूटिलेटेड नोट की बात है कि अगर कोई नोट जो है 2 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हो, उसे क्या बोलते हैं? म्यूटिलेटेड नोट। तो वहाँ पर जो आपका जो इंसेंटिव हो जाएगा वो ₹2 पर पीस हो जाएगा। जी हाँ, चंदन कुमार जी ने बढ़िया लिखा है। एजुकेशन करते हैं म्यूटिलेटेड नोट का। एजुकेशन क्या है? कितना हिस्से के आधार पर उसमें उस नोट का एक्सचेंज में रुपए दिया जाता है। ऐसे केसेस में ₹2 पर पीस दिया जाता है। लेकिन जो सवाल आपके स्क्रीन पर है ये ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इंसेंटिव ऑन एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 50। तो इसमें इंसेंटिव मिलता है ₹2 पर पैकेट। एक सवाल और पॉपुलर पूछा जाता है कि कितने रुपए तक के सॉइल नोट काउंटर पे बदले जा सकते हैं? कोई साथी जानता हो तो टाइप करके बता दीजिए। ये सवाल भी बहुत पॉपुलर है। क्या? कि एक जो है कितने रुपए तक के जो सॉइल नोट है काउंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट बदले जा सकते हैं, तत्काल बदले जा सकते हैं। और ये है मैक्सिमम नंबर अप टू 20 अप टू ₹5000। 20 नोट मैक्सिमम या 5000 रुपए की जो सॉइल नोट है वो काउंटर पे बदले जा सकते हैं। ये पॉलिसीज हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे पॉलिसीज का एक बढ़िया सा प्रिंट आउट करके ब्रांच में होने ही चाहिए। जब ऐसे कोई संदर्भ बताते हैं तो ग्राहकों को दिखाने के लिए भी काम आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और आने वाले प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल हो सकता है। आरबीआई इंसेंटिव ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर बैग कॉइन बाय द ब्रांचेस। जो आरबीआई है वो कॉइन मेला के तहत या अगर ब्रांचेस कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो यहाँ पर जो है वो उनको इंसेंटिव देता है। अभी आप देखे होंगे अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ बैंक आप काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर देखे होंगे कि आरबीआई जो है 9 मई से 14 मई तक क्वार्टरली कॉइन मेला करती है। एक क्वार्टर में कॉइन मेला प्रायः देखा गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है पर क्वार्टर जो है कॉइन मेला किए जाते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को देख रहे होंगे या जो भी नोडल ब्रांचेस होंगे उनको पता होगा, या करेंसी जैसे जो लिंक ब्रांचेस होंगे उन लोगों को पता होगा कि 9 मई से 14 मई तक कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन मेला लगाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग जो है आरबीआई करता है और आपके नोडल ब्रांच के माध्यम से उसकी रिपोर्ट मंगाता है। तो ऐसे इंसेंटिव इसमें जो कॉइन में दिया गया है वो है 65 रुपीज़ पर बैग है। क्या है? ₹65 पर बैग जो है इंसेंटिव है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पर बैग ऑफ कॉइन बाय द ब्रांचेस। तो अगर एक बैग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहाँ पर जो है 65 रुपीज़ पर बैग जो है ये इंसेंटिव है। पहले अगर इंसेंटिव की बात की जाए, ये रिवाइज होने से पहले ये जो इंसेंटिव था पहले 25 रुपीज़ पर बैग था। अभी पिछले साल ही इसको बढ़ाया गया है, 65 रुपीज़ पर बैग इसका इंसेंटिव जो है बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन भी है, अगर रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फिर और इंसेंटिव थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है। वो देखिए हमारे साथी ने बढ़िया जवाब दे दिया, वर्षा चंद्रावत जी ने। हाँ, वर्षा जी ने जवाब दिया 75 रुपीज़ फॉर रूरल ब्रांच। वाह, मजा आ गया, है ना। लेकिन दिक्कत की बात है कि इतना बड़ा बैग अगर रूरल में है तो उसको कला कौशल्य से बांटा जा सकता है, नहीं तो फिर आपको तिजोरी रखने के लिए दिक्कत होती होगी, उनको काउंट करने के लिए दिक्कत होती है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप बांट सकते हैं। और हमेशा ही मैं आप सभी को बोलूँगा, आपकी जो करेंसी चेस्ट ब्रांच है ना, उनके ऑफिशियल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए। ओएस उससे क्या फ़ायदा होगा, आप जो है अपने ग्राहकों के लिए अच्छे नोट जो हैं उनको आप प्रदान कर सकते हैं, एक अच्छी ग्राहक सेवा आप दे सकते हैं और बिजनेस मोबिलाइजेशन करने में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सिर्फ दिवाली में ही नए नोट मिलेंगे ऐसा नहीं है, नए नोट हमेशा रहते हैं, बस आपको मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस हिसाब से प्रयास नहीं करते, लाइजनिंग मेंटेन नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेट ओन फंड फॉर एआरसी सेल बी मिनिमम हाउ मच रुपीज ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। जो भी एआरसीज होते हैं, एआरसीज जो होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होते हैं, जो एनपीए खरीदते हैं, है ना, एनपीए खरीदते हैं, इनका काम ही है एनपीए खरीदने। एसेट खरीदने के लिए इनको बनाया गया है, एसेट खरीदने के लिए बनाया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीदते हैं ये। तो इनका जो नेट ओन फंड होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो ये एआरसी ही डिक्लेयर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। ये पहले जो है कम था लेकिन अभी 50 था, अभी उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया है। ये 100 करोड़ इसका मिनिमम जो है नेट ओन फंड जो उनके पास ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो एआरसी जो है रजिस्टर ही नहीं होगा, काम ही कमेंस नहीं कर सकता, काम ही चालू नहीं कर सकता। अभी ये एआरसी क्या करते हैं, बैंकों से ये एनपीए खरीदते हैं। इनको फ़ायदा क्या है, ये डिस्काउंट रेट पे खरीदते हैं। 100 करोड़ का एनपीए खरीदेंगे तो इनको कितना मिलेगा, ये 50 करोड़ में खरीद लेंगे। 100 करोड़ का एसेट जो है 50 करोड़ में खरीद लेंगे, फिर उनसे वसूली करते हैं। और जब उनके पास वो 100 करोड़ का एसेट खरीदते हैं तो पीए हो जाता है, और फिर उसकी 1 साल के बाद जो है वो एज पर रिकॉर्ड ऑन रिकवरी होता है, उसका एसेट क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद वो बेच सकते हैं। और जो भी ऐसे एआरसी होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं, उनका जो नेट एनपी होता है वो 3% से कम होता है। फिर उनका जो कैपिटल होता है उसका वो 15% के आधार पर वो जितना जैसे 100 करोड़ का उनको खरीदना है एसेट, तो उनके पास कैपिटल 15 करोड़ होना ही चाहिए। तो ये मिनिमम नेट ओन फंड तो 100 करोड़ होना चाहिए, तब जाके वो एआरसी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड यूज्ड इन यूपीआई पीओएस पेमेंट। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, है ना। अभिषेक सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं यहाँ पर, है ना। अभिषेक जी टाइप करके बताइए जरा यहाँ पर क्या है कि अगर क्यूआर कोड की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। हम सभी लोग क्यूआर कोड में जो है
आजकल जमाना ही क्यूआर कोड का, किसके पास टाइम है बताइए, हैं? एकदम फास्ट चाहिए सबको। अभी जो पेशेंस जो है वो बहुत कम हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्विक रिस्पांस। तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल जो है ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में किया जाता है, और न केवल डिजिटल पेमेंट में, आजकल तो क्यूआर कोड होटल्स में बैंकें भी इस्तेमाल करती हैं। जगह जगह बैंक के बोर्ड रहते हैं, वहाँ पर एक क्यूआर कोड रहता है, उसको स्कैन करोगे तो वहाँ के सारे मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाते हैं। तो क्यूआर कोड बनाया ही इसलिए जाता है क्विक रिस्पांस, मतलब इससे पहले कि कोई अभिषेक सक्सेना से पूछे आपके बैंक के क्या क्या योजनाएं हैं, कौन सा वेबसाइट है, क्या मोबाइल ऐप है, तो सीधे अभिषेक सक्सेना जी हाथ जोड़ के स्माइल के साथ क्यूआर कोड दे देंगे। क्यूआर कोड देंगे, सामने वाला मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेगा, सारी स्कीम्स आ जाएंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म हुआ क्विक रिस्पांस कोड। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये अभी इसी महीने अप्रैल में, पिछले महीने अप्रैल में ये पूछा गया था किसी प्रमोशन एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TREDS? TRED का एस का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो TREDS का फुल फॉर्म एक्चुअल में, TREDS क्या है? एक सेलर होता है, एक बायर होता है। तो अभी क्या होता है कि जो सेलर और बायर में रिसीवेबल्स होते हैं, उनको माल मिल जाता है, लेकिन पैसा जो है तुरंत नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है? सेलर को। तो वो क्या करता है, रिसीवेबल्स के आधार पर उनकी फाइनेंसिंग की जाती है। सपोज मान लीजिए अभिषेक सक्सेना जी कोई सामान बेचने वाले हैं, और वीरेंद्र सिंह जी जो है सामान खरीदने वाले हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर जाते हैं अभिषेक सक्सेना जी के पास कि आप सामान दे दीजिए, और ये रिसीवेबल्स देते हैं। अभी मतलब ये अभी चेक दे देते हैं या पेमेंट करने का वचन दे देते हैं, सामान अभी मिल गया, पैसा इनको मिला नहीं है, मतलब अभिषेक सक्सेना जी को पैसा अभी मिला नहीं है, उनको बिल दे दिए हैं और उनको रिसीवेबल्स है। तो ये रिसीवेबल्स जो होते हैं, इनकी डिस्काउंट की जाती है बैंकों से फाइनेंस के माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो यूज किया जाता है उस का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, और उसे कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? दोनों के बीच में व्यापार हुआ है, और उस व्यापार में पैसों की लेन देन अभी हुई नहीं है। क्या हुआ है? सामान आदान प्रदान हो गया, वचन पत्र हुआ है, या कोई सा हुआ कि इतने दिनों बाद पैसा देंगे, और इसी को जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, इसी को जो फाइनेंस करती है बैंक, इसी को फैक्टरिंग भी कहते हैं। तो ये जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। ऐसे जो चीज़ों को जो है RBI के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। Which bank has included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 on 4th January 2022? तो ये जो हायर स्केल के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में कौन सा बैंक है जिसे सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। और 4 जनवरी 2022 को जब सेकंड शेड्यूल में शामिल करते हैं, तो फिर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उनमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, रिजर्व बैंक से जब भी फंड की आवश्यकता पड़े तो रिजर्व बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के वो फंड ले सकते हैं। तो ये रिजर्व बैंक से जितनी सारी सुविधाएं मिलनी है, फंड चाहिए तो उनको फंड मिल जाएगी, ये सारी सुविधाएं रिजर्व बैंक देती है। ये कब देती है? जब वो सेकंड शेड्यूल में शामिल करते हैं। तो ऐसा कौन सा बैंक है? उसका सही उत्तर क्या होगा? हमारे एक साथी ने दिया है, चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी, बहुत अच्छा। तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो आज देखिए पहले का बैंकिंग देख लीजिए जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, और आज की बैंकिंग देखिए, जन जन तक बैंकिंग, घर घर तक बैंकिंग, DSBS जिसको बोलते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। आगे क्या माहौल होगा, है ना वीरेंद्र सिंह जी? क्या होगा आगे? आगे तो ऐसा होगा कि हर घर हर मोहल्ले में एक एक बैंकिंग, जैसे आज BC बैठा हुआ है एक एक गांव में, अब एक एक 10-10 घर, 15-15 घर में एक एक बैंकिंग की जाएगी। इस तरह की जो बैंकिंग वहाँ पर की जाएगी। तो इसके लिए बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं जो पूरी बैंकिंग कर रहे हैं, और ऐसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको भी सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया, जिसका फायदा एयरटेल बैंक को मिलेगा। किस तरह से? RBI से वो फंड ले सकता है और उसको ऑन लेंडिंग यूज कर सकता है।
उसका इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ पर पैसा रख सकता है सेकंड शेड्यूल में, है ना, अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के आधार पर उसको भी काम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, Which scheme has been launched by RBI for providing one-stop access to facilitate investment in government security by retail investor on 12 नवंबर 2021? 12 नवंबर 2021 को दो बड़ी योजनाओं की अनाउंसमेंट आरबीआई द्वारा किया गया। तो उनमें से एक योजना थी कि आरबीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पहले क्या था, आरबीआई में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ही कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसी का दरवाजा रिटेल इन्वेस्टर तक ले जाने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया और उस योजना का नाम जो है क्या रखा गया, जो है आरबीआई डायरेक्ट रिटेल स्कीम। क्या किया गया, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल स्कीम। ये योजना एक ऐसी योजना है, मान लीजिए हमारे अभिषेक सक्सेना जी हैं, वो आरबीआई में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो इसमें पैसा लगा सकते हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उनको एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। गिल्ट अकाउंट ओपन करके वो आरबीआई में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, और वहाँ पर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में इन्वेस्टमेंट करके उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए स्कीम की घोषणा करी 12 नवंबर 2021 को, उसको बोलते हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। और हमारे एक साथी राहुल साय जी ने बहुत सही कहा, दूसरा है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ये दोनों स्कीमें जो हैं 12 नवंबर 2021 को आया, एक राष्ट्र एक ओम्बुड्समैन। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में इसमें क्या हुआ है कि एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना है, उसी से जुड़ा हुआ ये फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द RDGAHS? तो जो आरबीआई की रिटेल जो डायरेक्ट रिटेल स्कीम लॉन्च की गई, उसी का ही एक फुल फॉर्म है, जिसे क्या कहते हैं, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होल्डर। जिस तरह बैंकों में किसी ग्राहक को पैसा रखना है तो उसको एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारा खोलना होता है, ठीक उसी तरह अगर हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आरबीआई के माध्यम से, तो उन्होंने क्या किया, एक रिटेल गिल्ट अकाउंट होल्डर बनना है, तो एक गिल्ट अकाउंट है, तो गिल्ट अकाउंट आप ओपन करोगे तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट आप इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें होगा वो 10,000 के फेस वैल्यू में होगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा 2 करोड़ के फेस वैल्यू में होगा। इतनी सी छोटी बात अगर आप याद कर लेंगे तो आपका इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो आपको एक अपना जो मार्क है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो फुल फॉर्म रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होल्डर, और जो योजना 12 नवंबर 2021 को लागू हुई वो आरबीआई रिटेल स्कीम रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और इसके तहत जो है मिनिमम फेस वैल्यू 10,000 इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम जो है 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गिल्ट अकाउंट के माध्यम से किया जा सकता है, और रिटेल इन्वेस्टर उसको कर सकता है। अगला सवाल चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन शैल बी 200। आरबीआई ने एक और प्रयोग किया और एक योजना लॉन्च की कि ऐसी जगह जहां पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, iOS नहीं है, वहां पर भी ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उन ट्रांजेक्शन का जो मैक्सिमम अपर लिमिट होगा 200, लेकिन जो टोटल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होंगे वो पेमेंट कितना होगा, एट ए टाइम ऑफ एट एनी पॉइंट इन टाइम वो कितना होगा, वो होगा 2000। तो इसको बड़ा सरल तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा कई साथी कंफ्यूजन होते हैं, सर अपर लिमिट तो 200 है, 2000 कैसे होगा। अपर लिमिट 200 पर ट्रांजेक्शन है। अगर मान लीजिए आप कहीं छोटी जगह में गए जहाँ पर नेट नहीं है, वहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं कर रहा है, और अपने वहाँ फिजिकल रूप से प्रेजेंट होके अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनके पास हैंड होल्डिंग मशीन होगा, जैसा कि आपके पीछे स्क्रीन में दिख रहा है। आप अपने कार्ड यूज़ करते हैं, वॉलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर एक आइटम खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम 200 रुपये पेमेंट कर पाएंगे। ऐसे करते करते एट ए टाइम 2000 पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो जब 2000 पेमेंट कर लेंगे तब उसके बाद पेमेंट करने नहीं देगा। अब क्या देखा जाएगा, जो वो 2000 रुपये आपने पेमेंट किया आपके अकाउंट से डेबिट हो गया तो फिर से रिफिल हो जाएगा, ठीक है बात। अगर नहीं हो पाया डेबिट तो समझ लो ओडी हो जाएगा।
जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाते में जैसे ओडी हो जाता है ना, वैसी। तो इसीलिए ये इसकी लिमिट रखी गई है 2000। तो ये आपको ऑफलाइन पेमेंट मोड है, इसको जो है ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। अगर पर ट्रांजेक्शन आए तो 200, और एट ए टाइम मैक्सिमम बोलेंगे तो कितना होगा, वो 2000 होगा। तो आज के सेशन में थोड़े ही सवाल लेके आए, लेकिन इसलिए लेके आए कि आपका अभ्यास बना रहे। वैसे बहुत सारे सवाल और भी हैं जो सीक्वेंस वाइज हम लाएंगे, और इस बार संडे में थोड़ा मैराथन करेंगे, 2-3 घंटे का मैराथन करेंगे हम लोग दिन में। तो उसमें बहुत सारे सवाल हम लोग और भी कर लेंगे। और पीडीएफ सेक्शन में आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और दूसरा मॉक टेस्ट में लगभग 12,000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट हैं, जो आपको जो है अभ्यास करने में फ़ायदा मिलेगा। हमारे शंकर महाराज जी बिस्तर संभाल लिए हैं, अब उनका इशारा देख के हमें भी जो है बिस्तर तरफ इशारा दिखा रहे हैं कि चलिए सर बहुत हो गया, अब जाइए। वाह, शानदार भवन में है, और एकदम राजमहल में है, हमारे शंकर जी हैं। तो राजमहल में एकदम, और कंबल वंबल लगा लिए हैं, लगता है एसी वेसी ऑन है उनका, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा शंकर महाराज को कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। या हम सब बनता है इसके लिए, है ना। यस सर, यस। हमें सपना नहीं बताना है उनको, सपना देखना है, उनको विजुअलाइज करना है, और उस सपने को करके दिखाना है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। लोग सही। ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। एक बात साथ ही साथ ये है, हम कितनों भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कितनी भी सफलता मिल जाए, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। वो विनम्रता, और वो दक्षता, वो सरलता, और वो सहजता, और वो समरसता जरूर होनी चाहिए। भले ही आप किसी भी मुकाम पे चले जाओ, डीजीएम बन जाइए, एजीएम बन जाइए, रीजनल मैनेजर बन जाइए, बड़े से बड़े मुकाम में चले जाइए, बहुत अच्छी बात है, बड़े उससे बड़े मुकाम में जाइए, बड़ी बात है। लेकिन आपकी जो सरलता है, आपकी जो सहजता है, और आपकी जो समरसता है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो एकदम बराबर और बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए, जैसा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। तो बहुत ही शानदार रहिए, जबरदस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जगमगाते रहिए, और खुशियों से हाथ मिलाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं से आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। कल संडे को एक बार थोड़ा लंबा सेशन करेंगे, उसमें मैं एनआई एक्ट पे पढ़ाऊंगा। कल जो है करंट अपडेट्स पर इसी सीरीज को जो है 20 सवालों के साथ हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, आपसे इजाजत लेता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर।